तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समीकरण या इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग कुछ लेफ्ट हैंड साइड और कुछ राइट हैंड साइड लिखते हैं मैथ वगैरह में। तो वैसे ही कुछ चीज़ें इसमें भी है, लेकिन इसमें हम लोग मैथ की तरह फार्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि फार्मूला तो लिखेंगे लेकिन मैथ का नहीं, बल्कि जो हम लोग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, उनका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे और सिंबल यूज करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ दियर सिंबल्स एंड फार्मूला विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। मतलब जितने भी मेरे सबस्टेंस या मटेरियल या पदार्थ यूज हुए हैं उस केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसको हम लोग अगर सिंबल के रूप में या फार्मूले के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मेरा केमिकल इक्वेशंस है। केमिकल इक्वेशंस अलग से कुछ नहीं होता, बल्कि ये एक मेथड होता है। केमिकल इक्वेशंस आर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं इसको एक्सप्रेस करने का एक मेथड होता है विथ द हेल्प ऑफ दियर सिंबल्स एंड फार्मूला। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल्स बताया था, केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है और इसको हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन में। तो यह बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बार बार लिखने में थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम होगी कि मैग्नीशियम बार बार लिखें, ऑक्सीजन बार बार लिखें, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बार बार लिखें। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके सिंबल और फार्मूला के रूप में व्यक्त कर देंगे इसको, तो वही मेरा केमिकल इक्वेशन हो जाता है। तो जैसे मैग्नीशियम का होता है तो हम लोग मैग्नीशियम का सिंबल जानते हैं Mg, और ऑक्सीजन का जानते हैं O2, और यह बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। तो ये जो इक्वेशंस है इसको हम लोग कहेंगे कि यह मेरा जो इक्वेशंस है एक केमिकल इक्वेशन है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस को यदि हम लोग उसके सिंबल्स के और फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही मेरा केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक केमिकल इक्वेशंस है। तो अभी ये बैलेंस नहीं है तो ये बैलेंसिंग वाली भी बात बता देंगे, तो ये हो जाएगा, बैलेंस कर देंगे इस इक्वेशंस को बाद में, ताकि जो इस तरफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, वो दोनों तरफ बराबर हो जाए। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जिंक लिए थे, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं तो जिंक सल्फेट, सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिंक का फार्मूला लिख देंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिख देंगे H2SO4, यह बनाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2, यहाँ से यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस देखो ये एक केमिकल रिएक्शन था, इसको मैंने सिंबल के रूप में और एक फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरे केमिकल इक्वेशंस हो गए। जैसे अब मैंने बात किया था कि हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन में H2 और ऑक्सीजन था O2, ये रिएक्शंस कर लेते हैं आपस में तो बना लेते हैं H2O, पानी बना लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, तो इसको कोई अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। बहुत बार इसका डिफिनीशन ही बच्चे नहीं बता पाते, जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते।
तो ये कोई अलग डिफिनेशन नहीं है, बल्कि हम लोग यही बताएंगे कि ये प्रोसेस होती है। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, प्रोसेस का एक मेथड होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ देयर फार्मूला एंड सिंबल्स विच इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होगा, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो उसमें कोई ना कोई गैस निकल सकता है। ये जरूरी कंडीशन नहीं है 3-4 दिए गए 5 में से कोई एक ना एक कंडीशन होगा, कोई एक ना एक कंडीशन होगा, या हो सकता है कि 2-3 कंडीशन एक साथ भी लग जाए उसमें। 2-3 कंडीशन मतलब 2-3 जो ये कैरेक्टर है एक साथ देखने को मिले। और हो सकता है ये नहीं, कभी केमिकल रिएक्शंस होते इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हमेशा हो सकता है। इसको छोड़ के बाकी जो नीचे की ये बचे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई हो उसमें। तो देखते हैं जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी किसी भी सबस्टेंस में, तो वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होगा, कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगा। जैसे कि मैंने बात किया था, सबसे एग्जाम्पल है आसान कि जिंक लिया था और यहाँ से लिया था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो यहाँ से ZnSO4 बना हुआ था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला हुआ था। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट की जगह बन जाएगा ZnCl। ZnCl2 और H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का जलना जो होता है, कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये तो कंफर्म होगा कि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस मैक्सिमम केस में हमको देखने को मिलती है। और दूसरा ये हो सकता है उसका कैरेक्टर कि वहाँ पे चेंज इन कलर होगा, उसके कलर में चेंज हो गया। जैसे कि मैंने बताया था जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होती हैं वे जो ड्राइव करती हैं, पकती हैं, तो वे भी केमिकल चेंज के अंदर में आती हैं। उनका भी केमिकल जो कलर होता है वो चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस के कारण ही। और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें उनमें हमको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूँ, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को पानी में जब घोलते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि पानी और ग्लूकोज के बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, हमको ठंडा होने की बजाय गर्म हो जाता है। जब हम लोग घर में सफ़ेदी के लिए चूना लाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है, उसको हम लोग किसी पानी में डुबो कर रखते हैं एक दिन पहले, सफ़ेदी करने से एक दिन पहले डुबो कर रखते हैं, तो वह तुरंत क्या होता है खौलने लगता है, उसमें हीट ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। तो वहाँ पे क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है। चीनी को भी पानी में बोलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, तो पानी और चीनी के बीच भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन स्टेट की, उसका स्टेट ही बदल जाए। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस हो जाए, या उसका स्टेट जो है चेंज हो जाए एकदम। तो जैसे इसका एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग वैक्स लेते हैं, वैक्स मोमबत्ती लेते हैं तो ये सॉलिड होती है, और इसको जब जला देते हैं तो इसमें से वाटर के जो वेपर होते हैं वह निकलते हैं, वाटर के वेपर निकल जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह निकल जाता है। तो वाटर गैस के फॉर्म में हो जाता है, सॉरी वाटर वेपर के फॉर्म निकल जाता है, जिसको हम लोग लिक्विड में कर देते हैं, और CO2 गैस है तो गैस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका चेंज होता है। उसके बाद कोई भी चीज़ें पहले सॉलिड होती है उसको हम लोग जला देते हैं तो उसका जो राख वगैरह मिलता है वो उसका भी स्टेट चेंज हो जाता है, दूसरे स्टेट में हो जाता है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कोई ना कोई प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप जो ऊपर तैरता हुआ रहता है, दो लिक्विड के बीच में ऊपर तैरता हुआ रहता है, अलग से दिख जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे पानी को अगर दही है, दही को पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरता रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि दही का प्रेसिपिटेट है पानी में। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं जब उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वे ऊपर तैरने लगते हैं कुछ अलग से सबस्टेंस। जैसे मैं इसका एग्जांपल्स में बात करूँ, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड में डुबाते हैं
लेड नाइट्रेट जो होता है उसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे हमको एक येलो रंग का, पीले रंग का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट मिलता है देखने के लिए। और पनीर वगैरह भी कभी कभी बनाते हैं, जब फट जाता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं दूध में एसिड कोई डालने पर, तो वो भी फट के ऊपर रहते हैं और छेद मिल जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब थी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो या तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होगा, या चेंज ऑफ कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन स्टेट होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। तो इन कंडीशन में यह जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन एक रिएक्शन लगे, कभी कभी एक आध दो रिएक्शन होता है उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, चेंज इन कलर भी हो जाएगा। तो ये सब होते रहते हैं, एक दो कंडीशन तीन कंडीशन साथ में लग जाते हैं, कभी किसी रिएक्शन से एक ही कंडीशन देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग ऑल ओवर केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये जो नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है इसको डबल स्टार में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, कि जो हम लोग जैसा बता रहे हैं कि हमको न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उनमें जो एटम्स हैं वन एलिमेंट का वो चेंज हो जाएंगे दूसरे में, बल्कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एनी अदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। जो एक एलिमेंट का एटम्स होता है वह दूसरे एलिमेंट्स के एटम में बदलता नहीं, बल्कि उनमें रीअरेंजमेंट होके एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट वह बना लेते हैं। एलिमेंट तो वही रहते हैं, बस कंपाउंड दूसरा बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैग्नीशियम था, इसको मैंने जलाया था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में बर्न किया था, हीट किया था, तो यह बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें ये नहीं होता कि जो मैग्नीशियम है इसका एटम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटम नया चीज़ बन गया, नया एटम्स बन गया, बल्कि ये दोनों आपस में अरेंजमेंट हो गए और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको दे देते हैं। और ऐसे ही बताया गया था कि जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यह नहीं कि जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें एक नया एटम बन जाएगा कि एक एटम में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसके जो एटम्स हैं, और यहाँ पे जो नए एटम्स हैं वह मिल जाएंगे जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन का। ये नहीं होता, बल्कि ये बस रीअरेंजमेंट हो, जैसे यहाँ से Zn था तो ये गया यहाँ पे और यहाँ से H2 को रिमूव कर दिया और ये Zn यहाँ पे जुड़ गया। रीअरेंजमेंट बस होती है केमिकल रिएक्शंस में, कोई नया एटम्स फॉर्म नहीं होते, नए डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पे Zn जुड़ गया, यहाँ पे ZnSO4 हो गया, अब ये निकल गया। ऐसे Zn है, इसको HCl से अगर रिएक्शंस कराते हैं HCl से, तो ये क्या होगा, Zn था यहाँ से इसको रिप्लेस करके ZnCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सब होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो कभी भी केमिकल रिएक्शंस में कोई नया एटम्स फॉर्म नहीं होता, बल्कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स फॉर्म होते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में सभी चीज़ें जान गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमको कोई न्यू सबस्टेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है। और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो केमिकल इक्वेशन जैसा मैंने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो मेरे रिएक्शंस के बाद जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो हमको न्यू सबस्टेंस मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो उन रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को यदि हम लोग उसके सिंबल्स के द्वारा और फार्मूले के रूप में व्यक्त कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही मेरा केमिकल इक्वेशंस हो जाता है। केमिकल